Hello everyone, this is Amir Patel sir, founder and director of Impulse Education. Am I audible to you? Hello everyone, this is Amir. This is Amir Patel sir, founder and director of Impulse Education. Am I audible to you? Kindly please post the video link to your corresponding groups and your friends, so everyone can get the benefit of this lecture. Okay. Very good morning all of you. So shall I start the topic? Okay. वेरी गुड मॉर्निंग। आप या बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं एंड देयर इज़ अ टेक्निकल इशू कि बच्चे लाइव दिखते कम है लेकिन होते ज़्यादा है। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो लिंक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं एंड ओके फाइन। तो ग्रुप में वीडियो चल रहा है? यस एब्सोल्युटली, ग्रुप में भी वीडियो चल रहा है। ठीक है, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। चलो तो बेटा हमारा टॉपिक ये है
फन विथ केमिस्ट्री, दैट इज़ आप ये भी बोल सकते हो कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री क्या होती है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सुना है कि केमिस्ट्री को लेके कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, आज पढ़ी और कल सफ़ा, आज पढ़ी और कल सफ़ा। तो बहुत सारे चीज़ें है ना केमिस्ट्री के लिए बोली जाती है। केमिस्ट्री वोलेटाइल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री थोड़ा टफ है, रिएक्शंस याद नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग केमिस्ट्री के लिए अलग अलग परसेप्शन बना के रखे हैं, है ना। और वो कहीं ना कहीं हद तक के वो सही भी है, बिकॉज उनको वैसे टीचर्स नहीं मिले। बिकॉज अगर एक टीचर अगर उनको उस तरीके से पढ़ाए, है ना, और बच्चे अगर ध्यान से अगर वो सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े, तो डेफिनेटली ये कभी नहीं हो सकता केमिस्ट्री आपको समझ में ना आए। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। उसमें आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है, आप लोगों को बस ये ध्यान देना है कि किस तरीके से उसकी कनेक्टिविटी को बनाए रखे, किस तरीके से वो चीज़ों को बनाए रखे, किस तरीके से वो चीज़ों को दिमाग में रखे। जब आप ये चीज़ें सीख लेते हो तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि इतना वास्ट सिलेबस अगर केमिस्ट्री का है, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, नेमिंग रिएक्शंस, मैकेनिज्म, डेरिवेशंस, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये हम लोग कैसे याद रखें, है ना। तो उसकी भी टेक्निक्स होती है, हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। देखो बेटा, एक क्रिकेट प्लेयर आप अगर बोलोगे कि उसकी फुटबॉल स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये बहुत 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 रेयर होता है, ये नहीं के बराबर अगर होता है ना। अगर मैं किसी फुटबॉल प्लेयर से बोलूँ कि एक काम करो यार, तुम हमारे इंडिया में आके कबड्डी खेलो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हर एक पर्टिकुलर फील्ड की कुछ स्किल्स होती है, हर पर्टिकुलर फील्ड की कुछ टेक्निक्स होती है, और उन टेक्निक्स को बेसिक लेवल से हमें याद रखना पड़ता है, बेसिक लेवल से हमें पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, राइट, एंड जब n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर हमने उन इंडिविजुअल बेसिक्स को समझ लिया, तो हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने में हमारा देखा जाए तो 200% की क्लियरिटी आ जाती है। अगर हमें बेसिक क्लियरिटी का नॉलेज है तो हर बेसिक क्लियरिटी के लिए आपको बेसिक टेक्निक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स की बेसिक टेक्निक्स, केमिस्ट्री की बेसिक टेक्निक्स, फिजिक्स एंड बायो की बेसिक टेक्निक्स आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके बाद आता है आपका टीचर एंड आप खुद का, मतलब टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन, आपका दूसरा पहलू आता है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि पिच में भागने वाले दो बैट्समैन की तरह, है ना। अगर एक बैट्समैन अगर 2 का कॉल दे रहा है, तो आप एज ए स्टूडेंट आपको वो वापस आना है ना। अगर स्टूडेंट का कुछ रिक्वायरमेंट तो टीचर को भाग के आना है, समझ रहे। तो जब तक कि वो इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं होती, अगर इंटरेक्शन लूज हुआ तो आप रन आउट भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, हम लोग बेसिक लेवल से देखेंगे केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती है, और केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और केमिस्ट्री में आप किस तरीके से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो very welcome all of you, this is Amir Patel again, introducing myself, and the founder and director of Impulse Education. Now we are going to start our topic, right? तो बच्चों, हर लेक्चर, हर स्टार्ट का लेक्चर मैं अगर देखा जाए तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ बेटा साइंस से। अगर किसी बच्चे को पूछा जाए कि साइंस का आप लोग क्या डेफिनेशन देते हो, हाउ विल यू डिफाइन दिस साइंस, हाउ विल यू डिफाइन दिस साइंस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कैन यू प्लीज कमेंट दैट हाउ विल यू डिफाइन दिस साइंस। यस, देखो बाकी काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि साइंस एक
एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, या फिर हम लोग उसमें हमारा कुछ दिमाग लगा के काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी है, साइंस इज एवरीथिंग, साइंस इज डिस्कवरी चैनल, साइंस इज टू नो समथिंग। देखो साइंस एक्चुअल में वर्ड आया है साइंटिया से। साइंटिया का मतलब होता है टू नो समथिंग, टू लर्न समथिंग। तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। देखो अंधेरा है, अंधेरे में हमें एक सुई ढूंढनी है ना, एक सुई ढूंढनी है। तो वो ढूंढना मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंधेरा है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें कुछ भी दिमाग में चीजें नहीं है कि वहां पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और हम उस अंधेरे में जाके कुछ चीजों का पता लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस, है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन देखा जाए, टेक्निकल डेफिनेशन अगर साइंस का देखा जाए, तो साइंस को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस इज द नॉलेज, science is the knowledge which is proved by experiment and observation. Understood everyone? Science is the knowledge which is proved by experiment and observation. तो किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमें नॉलेज मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक सिंपल रिएक्शन करें, आयरन को सल्फर के साथ मिलाए, है ना, और तो अगर आपने आयरन में सल्फर ऐड कर दिया, शेक किया, तो आपको कोई रिएक्शन मिलेगी नहीं। फिर आपने उसको हीट किया, हाँ, तो आपने उसको हीट किया तो आयरन सल्फाइड बनाएगा, FeS बनाएगा, है ना। तो देखो बेटा आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आयरन को रिएक्ट कर रहे हो सल्फर के साथ और हीट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट किया। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि आपको आयरन सल्फाइड मिला, है ना। ऑब्जर्वेशन में क्या मिला आपको, आयरन सल्फाइड। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, दिस वाज योर एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। एंड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद जो आपको नॉलेज मिला, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद जो आपको नॉलेज मिला, उसी पर्टिकुलर नॉलेज को हम लोग बोलते हैं बेटा science. Understood? So science is the knowledge which is proved by experiment and observation. इतनी बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? Science is the knowledge which is proved by experiment and observation. देखो बेटा अगर हम लोग कॉमर्स फील्ड को देखें तो वहां पे नॉलेज बहुत सारा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। अगर हम लोग बात करें आर्ट्स फील्ड की, बहुत सारा नॉलेज है लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। अगर कोई भी फील्ड की बात करो तो वहां पे नॉलेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट एंड कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता। लेकिन साइंस फील्ड की अगर आप बात करें तो वहां पे एक्सपेरिमेंट भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, और उसके बाद जो आपको नॉलेज मिलता तो उसकी बात ही अलग आती। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद बात करते हैं। अदर फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बहुत कम है और नॉलेज ज्यादा है, लेकिन साइंस में एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन जब तक कि नहीं करोगे जब तक कि आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो साइंस अगर देखा जाए तो एक सेपरेट फील्ड ही है अदर फील्ड से। हम ये नहीं बोल सकते कि अदर फील्ड्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, डेफिनेटली अदर फील्ड्स की इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। इंडिविजुअल बेसिस पे उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि बैंक में चले जाओ, अब बैंक में आपको कॉमर्स फील्ड ज्यादा काम में आएगी, है ना। अब वहां पे आप लोग तो H2SO4 और HCl और एंजाइम्स और DNA RNA और वैक्सीन के बारे में तो वहां पे नॉलेज हमारा काम में नहीं आता। तो इंडिविजुअल बेसिस पे वहां का नॉलेज वहां के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर हम लोग साइंस स्ट्रीम चूज करने का डिसाइड कर रहे हैं तो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपेरिमेंट, और उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपको ऑब्जर्वेशन होता है और उसके बाद जो आपको नॉलेज मिलता है उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं साइंस। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब हम लोग देखेंगे कि साइंस की कितनी फील्ड है ना। साइंस की कितनी फील्ड बोलो। अगर देखा जाए तो साइंस के दो फील्ड्स हैं, एक होता है जनरल साइंस, और एक होता है टेक्निकल साइंस। एक होता है जनरल साइंस, एक होता है टेक्निकल साइंस। देखो जनरल और टेक्निकल साइंस में बहुत फर्क है। उसी तरीके से फर्क है जिस तरीके से एक जमीन और आसमान में जो फर्क नजर आता है ना, उसी तरीके से जनरल और टेक्निकल साइंस में भी फर्क होता है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो बेटा जनरल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्या होता है ना, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद
जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग इसमें मैथ्स भी ऐड कर देते हैं, मैथमेटिक्स। ये जनरली हम लोग जनरल साइंस में पढ़ते हैं। जनरल साइंस में ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कॉमन रहते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल साइंस की बात करें तो वो एक अलग लेवल का टेक्नोलॉजी होता। अब मैं आप लोगों को दोनों में फ़र्क समझाता हूँ, जनरल साइंस और टेक्निकल साइंस में मैं आप लोगों को फ़र्क समझाता हूँ। देखो बेटा क्या होता है, अगर देखा जाए तो जनरल साइंस में ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अभी हम लोग देखेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि अगर हम लोग जनरल साइंस की बात करें तो उसमें फिजिक्स क्या होता है। देखो अगर सिंपली अगर डिफाइन करें तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेनॉन। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेनॉन, है ना, जहां पे फिजिकल टच हो रहा है, जहां पे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, क्या मोशन हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या मोमेंटम हो रहा है, क्या इंपल्स हो रहा है, क्या चीजें हो रही है वहां पे, कितना मास है, कितना वेट है, कितना मूवमेंट है, कितना, समझ रहे हो, कितनी स्पीड है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल कंपोनेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें आती है फिजिक्स में। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेनॉन। जैसे कि एक वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल मूवमेंट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां उसमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेनॉन, दैट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। नाउ बायोलॉजी अगर हमने देखा जाए तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेस फिनोमेनॉन, लाइफ ओरिजिन, बायोलॉजी, लाइफ ओरिएंटेड चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है ना। हमारे बॉडी के बारे में जानना है, हमें एनिमल्स के बारे में जानना है, हमें प्लांट्स के बारे में जानना है। जहां पे लाइफ रिलेटेड फिनोमेनॉन आ गए तो बायो वाले फील्ड को आवाज दे देते कि आप आओ और प्लीज इस फील्ड के बारे में हमें बताओ, क्योंकि हमको इस फील्ड के बारे में पता नहीं है। तो जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड, जितने भी लाइफ रिलेटेड फिनोमेनॉन जो होते हैं वो बायोलॉजी फील्ड को हमने सौंप दिया, हम उनकी हेल्प लेते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसको भी डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन केमिस्ट्री देखो केमिस्ट्री खुद क्या बोलता है, अगर हमने इसको खुद कर देखो, केम इज ट्राई, केम इज ट्राई, है ना। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? केम इज ट्राई। केमिस्ट्री खुद बोल रहा है कि केमिस्ट्री को ट्राई करो। देखो ना, बोल रहा है ना, केम इज ट्री। तो केमिस्ट्री को क्या करना है बेटा? ट्राई करना है। जब तक एक ट्राई नहीं करेंगे, हिट एंड ट्राई नहीं करेंगे, केमिस्ट्री आता नहीं। तो केमिस्ट्री की कितनी फील्ड्स है और उसमें क्या क्या है वो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर टेक्निकल साइंस एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाट इज मैथ्स? व्हाट इज मैथ्स? You can say the maths is all about the calculation phenomenon। आप कितना कैलकुलेशन उसमें कर रहे हो, कितनी आर्यभट्ट जिसने आपको 0 दिया था, अगर वो नहीं देता तो पूरा मैथमेटिक्स आपका कुछ होता ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स आती है, तो ये मैथ्स वाले सर मुझसे 1000 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे बेटर वे में। तो मैथमेटिक्स का भी डिपार्टमेंट मैं मैथ्स वाले को दे दिया, बायोलॉजी का डिपार्टमेंट मैं बायोलॉजी के डिपार्टमेंट वाले सर को दे देता हूँ, फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट को मैं फिजिक्स वाले सर को दे देता हूँ, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया मेरा ये डिपार्टमेंट है, मैं इस पर थोड़ी बात करता हूँ, आज इस पर थोड़ी बात करता हूँ, बेसिक टेक्निकल साइंस से शुरुआत करके। अब देखो बेटा, टेक्निकल साइंस क्या होता है? टेक्निकल साइंस इज ऑल अबाउट द नैनो लेवल टेक्नोलॉजी। नैनो लेवल टेक्नोलॉजी। अब नैनो लेवल टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनो लेवल टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो ऐसा, जैसे कि नैनो रोबोट्स आ गए हैं, नैनो पार्टिकल्स आ गए हैं, नैनो ट्यूब्स आ गए हैं ना, जितने भी माइक्रो नैनो लेवल की टेक्निक्स आ गई है वो सारा के सारा नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूं। बेटा पहले के टाइम में जब किसी को कैंसर होता था, पेट के अंदर जब किसी को कैंसर होता था, तो पहले डॉक्टर क्या करते थे बेटा? जब उसको पता लगता था कि यार इसको कैंसर है या नहीं, अगर उसको शक हो रहा था तो डॉक्टर उसको पहले कुछ मेडिसिन वगैरह दे रहा है, ठीक है। अगर वो मेडिसिन से ठीक हुआ तो ठीक बात है, अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसको क्या करेगा? डॉक्टर उसको बोलेगा कि नहीं यार अब आपका तो कैंसर है। और पहले जब हमें कैंसर पता चलता था तो वो लास्ट स्टेज होता था, वो होता था लास्ट स्टेज। तो क्या होता था बेटा? डॉक्टर बोलता था अब आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, राइट। ऑपरेट कैसे करेंगे भाई? ठीक है, वो पहला कट करता था, फिर वो
किडनी को कट करता था, फिर उसके अंदर जो कैंसर सेल है उसको निकालता था, उसको डिस्ट्रॉय करता था। मतलब इतने सारे कट करता था कि वहां पे जो लाइफ सेविंग परसेंटेज जो था, लाइफ सेविंग परसेंटेज था 99.99% लोगों की मौत होती थी, डेथ, और 0.1% लोगों की जान बच सकती थी। अगर देखा जाए तो लाइफ सेविंग परसेंटेज जो था वो बहुत ही कम था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमारे पास कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग किस तरीके से उस पर्टिकुलर कैंसर सेल को ऑपरेट करें, राइट। लेकिन अब हमारे पास आ गया है टेक्निकल साइंस, दैट इज ऑल अबाउट द नैनो लेवल टेक्नोलॉजी, है ना। तो भैया अब चलो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, जहां पे भी कैंसर सेल होता है बॉडी के अंदर, हम लोग एक मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली वे में समझा रहा हूं, है ना। सबसे पहले यहां पे होती है रिकॉग्निशन ड्रग, ठीक है। उसके बाद यहां पे होती है एक्सप्लोजिव ड्रग, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच में होता है जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल्स होता है, ठीक है। अब देखो, जहां पे भी कैंसर सेल बॉडी में प्रेजेंट है वो हमें पता लग जाता है। अब वो पता कैसे लगता है, आपको पता होगा कि जहां पे भी कैंसर सेल बॉडी में होता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में कम है, ये हमें पता लग जाता है एक टेक्नोलॉजी से जिसका नाम है FTNMR। क्या बोलते हैं उसको? FTNMR, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। FTNMR से हमें पता लग जाता है कि यार बॉडी के इस पर्टिकुलर पार्ट में ऑक्सीजन की कमी है, वहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा, पता तो लग गया ऑक्सीजन की कमी कहां है, तो ये जो मेडिसिन हमने बनाया है, इस पर्टिकुलर मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब रिकॉग्निशन ड्रग का काम क्या होता है बेटा? रिकॉग्निशन ड्रग का काम ये होता है कि वो पर्टिकुलर सेल को वो देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, किधर है, ढूंढेंगे, किधर है भैया कैंसर सेल, किधर है, वो ढूंढेंगे जाके। जब वो एक बार जाके ढूंढ लेती है, रिकॉग्निशन ड्रग जब पर्टिकुलर सेल कैंसर सेल को जाके ढूंढ लेती है, तो इस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन ड्रग का काम हो गया खत्म। अंडरस्टूड? इस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन ड्रग का काम हो गया खत्म। दूसरा आपके पास होता है एक्सप्लोजिव ड्रग। अब देखो एक्सप्लोजिव ड्रग क्या करता है, एक्सप्लोजिव ड्रग सबसे पहले उस पर्टिकुलर कैंसर सेल के अंदर इंसर्ट होता है और वहां पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन करता है, ठीक है। अब उसकी आवाज हमें नहीं आती है, वरना आप बोलोगे सर वो एक्सप्लोजिव ड्रग है, पेट में एक्सप्लोजन हो रहा तो मेरा पेट क्यों जिंदा है, फिर पेट ऐसा एज इट इज क्यों है, ठीक है। तो वो बहुत ही माइनर लेवल पे उस एक्सप्लोजिव ड्रग का काम होता है, वो इस पर्टिकुलर कैंसर सेल को ही वो डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती है, एक कस्टमाइज मेडिसिन वो होती है। तो वो एक्सप्लोजिव ड्रग उस पर्टिकुलर कैंसर सेल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव ड्रग के बाद उसका भी काम खत्म हो गया। पहले क्या होता था बेटा कि कैंसर सेल वापस से डेवलप हो जाते थे, इसीलिए कैंसर का इलाज नहीं होता था। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्निकल साइंस का जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल है। ये जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल उस पर्टिकुलर कैंसर सेल को वापस से रीडेवलप होने नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले लोगों की 99% जो लोगों की जानें जाती थी, आज कैंसर में 99% लोगों की जानें बच जाती है, बशर्ते ट्रीटमेंट सही मिलना चाहिए। लेकिन टेक्निकल साइंस जो इतना डेवलप्ड हुआ है, तो कैंसर सेल्स या कैंसर को खत्म करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो थोड़े हाई कॉस्ट पे चाहते हैं, इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो उस लेवल पे जाके इलाज नहीं करवा सकते, इसीलिए उनकी जान चले जाती है। हालांकि अगर किसी अमीर आदमी को अगर हुआ, जैसे कि युवराज सिंह देख लो, उसको कैंसर हुआ था, आज अभी भी खेल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए में पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल साइंस था और पैसा भी था, तो पैसा अपने लगा दिया, टेक्निकल साइंस को यूज कर लिया और आज उसकी जिंदगी सेव्ड है। तो बेटा पहले जो 99% लोगों की जानें जाती थी, आज 99% लोगों की जानें सेव्ड होती है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों के लिए टेक्निकल साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जनरल साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट? देखो बेटा, जनरल साइंस में हम लोग वही पढ़ेंगे, पिपेट, ब्यूरेट, बीकर, हाँ
फर्नेस, फ्लेम, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक जनरल साइंस, है ना? हम लोग अगर देखा जाए टेक्निकल साइंस, चाइना, जापान और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे टेक्निकल साइंस बच्चे को 8th स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 7th और 8th स्टैंडर्ड से वहां पे टेक्निकल साइंस का नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। वही हमारे इंडिया में टेक्निकल साइंस जनरली बच्चा जब MSc में जाता है या उसके बाद जब PhD वगैरह करता है तो वहां से वो सारा नॉलेज गेन करना शुरू करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल साइंस एंड टेक्निकल साइंस। वहां के बच्चे को पहला एक्सपेरिमेंट ही, मतलब जब एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं साइंस से तो iPad खोल के दे देते हैं, इंजन खोल के दे देते हैं, राइट? और बच्चों को बोलेंगे कि आप ये एक्सपेरिमेंट करके बताओ, ये हमने मशीन खोला है, आप इसको असेंबल करके बताओ या इसको आप डिसमेंटल करके बताओ। बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सपेरिमेंट करवाई जाती है, बच्चों का दिमाग खोला जाता है मशीनों के साथ साथ भी। लेकिन हमारे इंडिया में सिखाया जाता है दिस इज कॉल्ड पिपेट, दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट, दिस इज कॉल्ड मार्कर, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बोर्ड, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर एंड दिस इज कॉल्ड माउस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी टेक्नोलॉजी, मतलब वेल डेवलप्ड कंट्रीज एंड दिस इज द एंड अबाउट द इंडियन सिस्टम, अबाउट द एजुकेशन, ठीक है? तो बहरहाल हमें टेक्निकल साइंस पे गौर करना है। लेकिन टेक्निकल साइंस अगर आप लोगों को एक्सट्रीम लेवल पे डेवलप करना है, आपको जानना है उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे जनरल साइंस का जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखो बच्चों, दोनों फील्ड है, दोनों फील्ड का इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। जनरल साइंस बेसिक एक साइंस को डेवलप करता है, टेक्निकल साइंस जब वो एक्सट्रीम लेवल पे डेवलप हो जाए तो तब आप लोग टेक्निकल साइंस जाके कर सकते हो। आप जैसे कि देखो ना, टेक्निकल और जनरल साइंस का एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले आप लोग देखो फोन कैसे बड़े बड़े आते थे, आज फोन बहुत छोटे और स्लिम आ गया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्निकल एंड जनरल साइंस, है ना? पहले के जमाने की जो टीवी आती थी, आप देखना टीवी इतनी छोटी रहती थी और पीछे उसका इतना बड़ा होता था, हाँ इतना बड़ा होता था ना उसका डब्बा, वो क्या था? वो था जनरल साइंस। वो क्या था? जनरल साइंस था। आज की टीवी देखो स्लिम आ गई है, बड़ी आ गई है, दिस इज टेक्निकल साइंस। हाँ, ये मेरे पास iPad है, दिस इज टेक्निकल साइंस। आप मुझे इस लाइव वीडियो के जरिए अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, दिस इज टेक्निकल साइंस। तो टेक्निकल साइंस की अगर देखा जाए तो एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो हमें डिसएडवांटेज पे ज्यादा बहस करनी नहीं है और उसके बारे में जानना है भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो पॉजिटिव बंदे हैं और आप भी अगर साइंस फील्ड से बिलोंग कर रहे हो तो आपको भी सकारात्मक सोच रखनी है और हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। नेगेटिविटी क्या एस्पेक्ट से हल्का सा जाने, बट उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। वो डिपेंड करता है हम पे, कि हम उसको किस वे में लेके जाए। हम चाहे तो उसको अच्छे वे में भी लेके जा सकते हैं, हम चाहे तो उसको बुरे वे में भी लेके जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टेक्निकल एंड जनरल साइंस, ठीक है? नाउ अब हम लोग देखते हैं बेटा केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये करस्पॉन्डिंग उनके डिपार्टमेंट वाले आपको बताएंगे, ठीक है? और मुझसे ज्यादा बेटर बताएंगे। मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की, ठीक है? देखो केमिस्ट्री, तो बच्चों अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? केमिस्ट्री को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन दी केमिस्ट्री? देखो मैंने एक हिडन जो वो आपको कहना चाह रहा, हर सब्जेक्ट आपको हिडन कुछ ना कुछ इंडिकेट, एक हिंट देता है। तो मैंने आपको केमिस्ट्री का इंडिकेशन दे दिया। केमिस्ट्री को ट्राई करो, केम इज ट्राई, केमिस्ट्री, केम इज ट्राई। हिडन कंसेप्ट तो मैंने दे दिया है। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आई इज केमिस्ट्री। हाँ, ये मेरी स्टूडेंट ही है और इसने आंसर बिल्कुल सही दिया। काफ़ी सारे बच्चे लोग ये डिफाइन करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि क्या हमें किताबी डेफिनेशन पढ़ना है। केमिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड देयर स्ट्रक्चर, देयर एप्लीकेशन एंड ब्ला 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 ब्ला। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर देते हैं और लेकिन आउटपुट को आता नहीं है। वो आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, वो मशीन का डेफिनेशन पूछता है,
और वो जो चतुर होता है वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में 10-15 लाइन पढ़ लेता है, और वही आमिर खान है ना, आमिर खान उसको नॉर्मल वे में एक्सप्लेन करता है। तो टीचर को वो बात हजम नहीं होती। टीचर को कौन सी बात हजम हो रही थी कि जो उसने फ्लुएंटली 10-15 लाइन पढ़ा। तो हमें वैसे स्टूडेंट बनना ही नहीं है। हमें हमारी लैंग्वेज में अगर पर्टिकुलर टॉपिक अगर हमें समझ में आ गया है ना, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। हमें हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम क्या पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर केमिस्ट्री को आप डिफाइन करोगे तो टेक्निकल डेफिनेशंस इसके बहुत सारे बनते हैं, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी बताया। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते कि एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई, आपके आंखों के सामने की कोई भी चीज वो केमिस्ट्री ही है। जरा आप 10 सेकंड का पॉज लीजिए, आप जहां पे भी ये वीडियो को देख रहे हो, और थोड़ा अपने रूम में देखो जहां पे आप बैठे हो, और मुझे ऐसी कोई चीज बताओ जहां पे केमिस्ट्री का यूज नहीं है ना, जहां पे केमिस्ट्री का यूज नहीं है। आप थक जाओगे। आप 10 सेकंड या अगर आप 10 घंटे भी ले लोगे तो भी आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी जहां पे आपको केमिस्ट्री का यूज नहीं दिखेगा। हर जगह पे केमिस्ट्री का यूज है। इवन ये जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सोनो केमिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड सोनो केमिस्ट्री। दैट इज मीन साउंड केमिस्ट्री। तो एक और फील्ड है सोनो केमिस्ट्री, वहां पे साउंड के जरिए जनरल रिएक्शंस को करवाया भी जाता है। ठीक है, सोनो केमिस्ट्री। तो ये जो मैं बोल भी रहा हूं ना बेटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सोनो केमिस्ट्री। तो कोई भी चीज आपके सामने जो रखी हुई है वो बिलोंग केमिस्ट्री से ही करती है। अब केमिस्ट्री में हमारे पास कितने फील्ड्स है? वैसे देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। लेकिन हमारे सिलेबस एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फील्ड्स अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं, कोर फील्ड्स बताता हूं। ठीक है, कोर फील्ड्स। ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। पांचवा आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। और बहुत सारी चीजें इसमें है, बहुत सारी फील्ड्स इसमें है। बट जो कोर फील्ड्स है, जो आप लोग आपके सिलेबस में भी देखेंगे और डे टू डे लाइफ में भी देखोगे, तो वहां पे आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सारे केमिस्ट्री के यूजेस दिखाई देंगे, एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक के बाद एक चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल, एनालिटिकल एंड पॉलीमर। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी देखो, ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक जो वर्ड है, इसका ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है लिविंग। ऑर्गेनिक का मतलब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से मिसअंडरस्टूड किया गया इतने सालों से, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स है, ये कोई डेफिनेशन नहीं होता। जरा चीजें समझो। अगर आपको इस डेफिनेशन से अगर कुछ सीख मिल जाए तो एक लाइक जरूर देना। मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से मिसअंडरस्टूड किया गया इतने सालों तक की, जरा ध्यान देना। देखो बेटा, क्या होता था, एक बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट था। बर्जेलियस ने कहा था उस टाइम में बर्जेलियस बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और उस टाइम में अगर बर्जेलियस कुछ बोल रहा है ना तो बाकी लोग चुप रहते थे और मानते थे कि नहीं, मतलब इसने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। ठीक है, कोई वो बोलते ना, जहां हम बोल दे तो वहां आगे वाला बोल नहीं सकता, तो बस बर्जेलियस का वैसे ही था, सब चुप होते थे। बर्जेलियस ने एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या थ्योरी का नाम दिया उसने? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जेलियस ने कहा था कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हो, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं,
उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि लिविंग कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो रहे हैं तो उसे हम लोग कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसने बोला कि जो अर्थ क्रस्ट से डिराइव होते हैं, जमीन के अंदर से, जमीन पे से जो अर्थ क्रस्ट से डिराइव होते हैं उसे हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने दो भाग में केमिस्ट्री को डिफाइन कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो नॉन लिविंग जैसे कि जो अर्थ क्रस्ट हो गया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बोल दिया। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला, उसका नाम था वोलर, उसका नाम था वोलर। उस साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट लिया, उसको हीट किया। अब हीट कहां कर रहा था? हाँ, अपने लैब में ही कर रहा था। अमोनियम साइनेट कंपाउंड को उसने हीट किया, और जैसे ही उसने हीट किया, एक्सपेरिमेंट किया ना, हम लोग साइंस की बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, नॉलेज। तो जब उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो उसे एक नया कंपाउंड मिला, और उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम था यूरिया। उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या था? यूरिया। तो यूरिया वॉज द फर्स्ट कंपाउंड जो कि लैब में सिंथेसाइज्ड किया गया था वोलर ने। अब अगर देखा जाए तो अमोनियम साइनेट, अगर देखा जाए तो अमोनियम साइनेट क्या है? अमोनियम साइनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जो यूरिया है, यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, अब जरा देखो बेटा एक चीज, बर्जेलियस ने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो डिराइव हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग से डिराइव हो रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एक और बर्जेलियस ने यहां पे स्टेटमेंट दिया था, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते लैब में। ये स्टेटमेंट्स दे दिया, सब ने बोला ओके ओके ओके। वोलर ने बोला ऐसे कैसे ओके, मैं तो बना के बताऊंगा। वोलर ने जब ये चीज बनाई तो बर्जेलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स हो गई, क्योंकि बर्जेलियस ने क्या बोला था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते, लेकिन वोलर ने बोला कि मैंने तो बना दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो यहां पे वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कभी भी कहीं से भी बना सकते हैं, इसी इसमें लिविंग कैरेक्टर का होना जरूरी नहीं है। क्या यहाँ पे यूरिया में कोई लिविंग कैरेक्टर है? आपने क्या कभी देखा यूरिया इधर उधर भाग रहा है? लिविंग कैरेक्टर है क्या? ये अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वोलर ने बना दिया। तो यहां पे वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स हुई, और इसी के साथ साथ ये प्रूव्ड हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कभी भी बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं, लैब में भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक जो टर्म यूज्ड हुई थी दैट वाज फॉर लिविंग, दैट वाज फॉर लिविंग। लेकिन अभी भी हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Still we are using the term organic chemistry, that is living chemistry, है ना बेटा? अगर देखा जाए the significance of name behind the organic was lost। जो नाम का मतलब था वो तो लॉस्ट हो गया ना। नाम का मतलब क्या था? लिविंग केमिस्ट्री, है ना? नाम का मतलब क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब लिविंग केमिस्ट्री। तो नाम का सिग्निफिकेंस तो लॉस हो गया, बट स्टिल वी आर यूजिंग द टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ द ट्रेंड। ये इतना फेमस हो चुका है, इतना ट्रेंड चल गया है कि साइंटिस्ट लोगों ने इसको चेंज किया ही नहीं। तो ये हमें समझने की बहुत जरूरत है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जो था लिविंग, तो वो लॉस्ट हो गया है। इसीलिए जो मॉडर्न डेफिनेशन मिला ऑर्गेनिक का वो ये मिला है कि कार्बन्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, जो उसके डेरिवेटिव्स जो होंगे वही ऑर्गेनिक की फील्ड में आएंगे। द टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज, you can simply define as the carbon and its compounds, that is called the organic chemistry। अब कार्बन की अगर बात करें तो मैं यहां पे लिख लेता हूं C, कार्बन। ये 6 होता है, ये 12 होता है, ये सब बच्चों को पता है। इसके आइसोटोप भी होते हैं, है ना? सर व्हाट इज द बेसिक सिंपल डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक? बताता हूं बेटा। अभी ऑर्गेनिक का मतलब समझ में आ गया ना? जब इनऑर्गेनिक एक्सप्लेन करूंगा तो आपको दानिश वो मतलब भी समझ में आ जाएगा। अब जरा मेरी बात पे ध्यान देना, कार्बन की बात कर रहा हूं मैं।
कार्बन जो है, कार्बन देखो पीरियोडिक टेबल में जो जितनी भी 118 जो एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स में से हम लोग कार्बन को अलग निकाल के रख लेते हैं और 117 एलिमेंट है वहां पे, पूरे 117 एलिमेंट का गैंग बैठा हुआ है उधर, और कार्बन अकेला बैठा हुआ है एक साइड में, ठीक है, दो साइड हो गए, दो बैटल ग्राउंड हो गए। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अब केमिस्ट्री का जो फादर है, जो मदर है, वो आ गए और वो 117 एलिमेंट से बोल रहे हैं कि बेटा आप एक काम करो, आप जिससे मिलना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, आप मिल मिला के कंपाउंड्स बनाओ, आप मिल मिला के कंपाउंड्स बनाओ, देखेंगे कौन कितने बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन से मिल गया तो HF बन गया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से मिल गया तो HCl बन गया, हाइड्रोजन ने आयोडीन से मिल गया तो HI बन गया, हाइड्रोजन ने कार्बन और नाइट्रोजन से मिला तो HCN बन गया, समझ रहे हो। हाँ, हाइड्रोजन ने कार्बन से मिल गया 4 कॉम्बिनेशन के साथ तो CH4 मीथेन बन गया। इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं कि हर पर्टिकुलर एलिमेंट किसी के भी साथ मिलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ मिल गया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिल गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये कैल्शियम की बात होगी, और कैल्शियम किससे मिल रहा है, ये सोडियम की बात होगी, और सोडियम किससे मिल रहा है, ये क्लोरीन की बात होगी, और क्लोरीन किस किस से मिल रहा है, देखो क्लोरीन यहाँ पे सोडियम से भी मिल रहा है और हाइड्रोजन से भी मिल रहा है। इस तरीके से अगर हमने सब बच्चों को सब बच्चे नहीं, सब एलिमेंट्स को बोल दिया जाए कि बेटा आप एक काम करो, जो मर्जी चाहे जिससे चाहे उससे मिलो और नए नए कंपाउंड्स बनाओ, तो 117 एलिमेंट्स पूरा अपना जोर लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, तो तकरीबन 70,000 टू 1 लाख 70,000 टू 1 लाख कंपाउंड्स बनाएंगे। उसके बाद वो कंपाउंड्स नहीं बना पाते। हर कॉम्बिनेशन, हर इधर आड़े टेढ़े किसी को भी किसी के साथ मिलाओ, क्योंकि उन लोग को तो लाइसेंस दे दिया गया ना कि आप जो मर्जी चाहे जिससे चाहे मिले कंपाउंड्स बनाए, वी डोंट केयर बट वी वांट कंपाउंड्स। तो ये बेचारों ने पूरा अपना जोर लगाया, 70,000 50,000 से लेके 1 लाख तक के ऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड्स बनाए। और फिर अगर कार्बन की बात करें तो एक बैटल ग्राउंड में एक ने तो इतने इतने कंपाउंड्स बना लिया। तो कार्बन अगर देखा जाए तो कार्बन का फर्क देखो बेटा, कार्बन का अगर फर्क देखा जाए तो कार्बन बोलेगा कितने बनाए, कितने कंपाउंड्स बनाए, 1 लाख बनाए। जरा सुनो, कार्बन अकेला 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता। कार्बन अकेला 20 मिलियन मतलब बेटा 2 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकेला कार्बन बनाता, और कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है वो बनाते हैं सिर्फ 1 लाख मैक्सिमम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड अदर। समझ रहे हो, कार्बन अकेला कितने कंपाउंड्स बना रहा और अदर एलिमेंट कितने कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो अगर देखा जाए बेटा तो कार्बन का बहुत बड़ा वैल्यू है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी फील्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही आज आपको मेडिसिन्स, आज आपके जो बीमारियां है उनका ट्रीटमेंट आपको मिला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट उसमें होते हैं। वो हम लोग धीरे 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 सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन कर दिया है ऑर्गेनिक क्या होता है। द टर्म ऑर्गेनिक was used as a living organism, but the significance of name behind the organic was completely lost. Hence the modern definition of organic is the carbon and its compounds are called the organic chemistry. अगर अब हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग से डिराइव हो रहे हैं उसको जनरली हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल देते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी एनर्जीज के बारे में डिस्कशन होता है, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन होता है, रेडियस कम हो रहा बढ़ रहा है, हाँ एनर्जी कम हो रही है बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा, बॉटम टू टॉप क्या हो रहा, राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है ना, नोबल गैसेस क्या है, हाँ पिक्टोजन, बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट है जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं। पूरे पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है बेटा, देखो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल मतलब थोड़ा थोड़ा फिजिक्स से रिलेट हो रहा है ये। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेनॉन रिलेटेड टू द केमिकल फिनोमेनॉन। केमिस्ट्री को आप केमिकल कंसिडर कर लो, फिजिकल को आप फिजिक्स कंसिडर कर लो। तो जब फिजिकल फिनोमेनॉन को रिलेट करते हैं हम लोग केमिकल फिनोमेनॉन से, तो वो हो जाता है फिजिकल फिनोमेनॉन या फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी,
जो वायर्स में से जो दौड़ रही है ना, दैट इज द फिजिकल फिनोमेनॉन, है ना। इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल फिनोमेनॉन है। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो रॉड लगाओ, कार्बन रॉड लगाओ, एक को कैथोड बोलो, एक को एनोड बोलो, और दोनों को केमिकल्स में डाल दो, है ना। तो केमिकल्स में हमने फिजिकल फिनोमेनॉन डाल दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी केमिकल मतलब रॉड में से आ रही है, वायर में से आ रही है, रॉड में से आ रही है और केमिकल्स में जा रही है। तो व्हेन द फिजिकल फिनोमेनॉन इज रिलेटेड विद द केमिकल फिनोमेनॉन, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। वहां पे भी डिटेल में देखें। अब एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होता है बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब देखा जाए तो ये भी बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है। इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस आती है। कितने, जैसे 500 mg है ना, क्वांटिटेटिव, समझ रहे हो, 100 mg की दवा लो, 50 mg की दवा लो, बहुत सारी चीजें होती है। क्वांटिटी वहां पे चेक की जाती है और कभी कभी क्वालिटी भी चेक की जाती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम लोग सारा माइन्यूट क्वांटिटी के टर्म में चेक करेंगे। लैब में बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होते हैं, वहां पे सारा ये फील्ड का वर्क होता है। इंडस्ट्री वगैरह हो गई, ये सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री पे चलता है। अब ये जो पॉलीमर केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री में हम लोग को बेसिकली ये देखना पड़ता है कि पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसमें एक ही रिपीटिंग यूनिट्स रिपीट होते होते बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल, जायंट्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसी को हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे जो आपने कपड़े पहने हैं, जो मैंने कपड़े पहना है, जो जितने ये फाइबर, प्लास्टिक्स, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब पॉलीमर में आती है। ये फील्ड का नॉलेज भी हम लोग पर्टिकुलर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, क्या होता है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, पॉलीमर क्या होता है वो, देन वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती, देन वोलर ने क्या किया, बर्जेलियस ने क्या कहा था, और बहुत बेसिक लेवल पे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई है। CO, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड्स में हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है, और हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड होना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ बेटा यहाँ पे। प्लीज़ सेंड मी योर क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है तो। CO2 ऑर्गेनिक में आएगा या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक में आएगा जनरली बेटा। कार्बन एंड हाइड्रोजन मैंने बोला, जनरली होता ये है कि कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बना रहा है तो बेसिकली वो टर्म कर लेते हैं ऑर्गेनिक। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, देखो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि जो ऑर्गेनिक के डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक है। कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है जो इनऑर्गेनिक के हिसाब से वो डिफाइन किए गए लेकिन वो ऑर्गेनिक है। तो हम लोग देखेंगे, मैं सारी चीजें आप लोगों को लिखा के दूंगा, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग लेक्चर में मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उनको इनवाइट करें, पर्टिकुलर लेक्चर्स देखें। कल के लेक्चर्स में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। कल पेन कॉपी लेके बैठिएगा, उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी केमिस्ट्री की चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आज तो इंट्रोडक्टिव क्लास था, आज इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई है, होप आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बहुत ही डायनामिक लेवल पे हमारा वो क्लास होने वाला है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। जय हिंद।